एक क्रिमिनल को अगर देखा जाए तो उसे किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? आमतौर पर देखा जाता है या तो उसे सजाए मौत दे दी जाती है और इसके अलावा कभी कभार उसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन क्या किसी क्रिमिनल को दोबारा मौका देना चाहिए कि वो अपनी लाइफ को बाहर आकर सुधार सके और जो कुछ भी उससे गलतियां हुई है वो उन्हें कभी दोबारा ना दोहराए? ऐसा काफी सारे क्रिमिनल्स के साथ होता है और काफी सारे बाहर आकर सुधर भी जाते हैं, लेकिन वहीं कुछ किलर ऐसे भी मौजूद हैं जो कि बाहर आकर जो उन लोगों ने पिछली बार कारनामे रचे थे उनसे भी ज्यादा भयंकर कांड रच देते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही एक कातिल के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन इसने बाहर आने के बाद ऐसा क्या किया और पहले ये किस जुल्म में अंदर गया था, सब जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्राइम रिलेटेड और मिस्टीरियस वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। घटना है मिशिगन यूएसए की, जहां पर मैग्री ग्रीन अब जेल में जा चुका था क्योंकि उसने अपनी ही वाइफ को बड़े ही भयंकर तरीके से मार दिया था और बाद में खुद पुलिस को कॉल करके ये सारी की सारी घटना बताई और पुलिस उसे अपने साथ लेकर चली गई। लेकिन इस घटना के बाद उसकी मां ने वहां कोर्ट में आकर काफी सारी अर्जी लगाई कि जनाब हमारा जो बेटा है इसने ये सारा के सारे जो कांड रचे हैं वो एक हादसा था और ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया। उसकी बहन भी वहां पर आती है, काफी सारी उसने अर्जियां लगाई और काफी सारी रिक्वेस्ट जज के सामने की कि जनाब जो कुछ भी मेरे भाई से हुआ है प्लीज उसे माफ कर दीजिए। लेकिन सवाल सामने यही आता है कि इतना कुछ उसकी रिक्वेस्ट करने के बाद उसके फैमिली वालों की तरफ से कोर्ट ने उसे फिर भी बाहर नहीं निकलने दिया और तो और पैरोल पर भी नहीं छोड़ा। आखिरकार ऐसा क्या करके ये यहाँ पर आया था? दरअसल बात 1991 की है, जब इसकी पत्नी टोनी क्लिंटन ग्रीन चर्च में जाती है और वहां से सारा का सारा पूजा पाठ करके अपने हिसाब से जो भी क्रिश्चियन लोग करते हैं वो सारा का सारा कर वापस अपने घर पर आती है। लेकिन अब अगर हालात टोनी के देखे जाएं तो उसके दिमाग में यही बात चल रही थी, यानी कि ग्रेगरी के पत्नी के दिमाग में, कि उस टाइम ग्रेगरी काफी ज्यादा ड्रग्स का सेवन किया करता था। वो हमेशा ग्रेगरी को ये बात बोला करती थी कि अगर तुम नशे पते को नहीं छोड़ोगे तो इस तरह हमारे परिवार कैसे आगे बढ़ेगा? तुम काफी सारा खर्चा अपनी ड्रग्स पर ही कर देते हो और घर पर पैसे बचते ही नहीं हैं और इस तरह से परिवार नहीं चलता। टोनी ने अपने पति ग्रेगरी को काफी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ ग्रेगरी को अगर देखा जाए तो वो पूरा का पूरा दिन इसी तरह नशे में भंड रहता और अपनी वाइफ की बातें तभी सुनता जब उसका नशा ढीला होता। लेकिन उसने कभी भी अपनी वाइफ की बातों पर गौर नहीं किया कि आखिरकार ये क्या बोल रही है और क्या ये सही बोल रही है। इसी तरह एक दिन फिर से ग्रेगरी नशे में टुल होकर वहीं पर लेटा हुआ था और ये बात उसी दिन की है जब इसकी वाइफ टोनी चर्च से वापस आई थी। इसने आकर देखा कि इसके पति का फिर से वही हाल है, तो टोनी ने कुछ ही दिन पहले ग्रेगरी को ये बात कही थी कि अगर तुम अपने नशे पते को अगर नहीं छोड़ते हो और जितना भी पैसा मैं कमाती हूँ उसे भी अपने साथ ही ले जाते हो और उसे भी खर्च कर देते हो तो हो ना हो मैं एक दिन तुमसे तलाक ले लूंगी। टोनी ने ऐसी ऐसी काफी सारी धमकियां पहले दी थी, लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही सीरियस थी, तो उसने कहा कि मैं अपना घर छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ। अभी की अगर हालात देखे जाएं तो उसके 2 बच्चे हो चुके थे और जो टोनी थी वो 6 महीने से प्रेग्नेंट थी, यानी कि एक और छोटा बच्चा आने वाला था। लेकिन ग्रेगरी को अगर देखा जाए तो वो अपनी जिंदगी में सीरियस नहीं था, तो उसकी वाइफ ने कहा कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। उस टाइम भी ग्रेगरी नशे में था, तो उसने अपनी वाइफ से कहा कि तुम्हें कहीं पर जाने की कोई जरूरत नहीं और जिस तरह का अगर मैं नशा करता हूँ तो इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये सब मेरे शौक हैं और इन सब चीजों के बारे में तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन टोनी ने ठान लिया था कि मैं इस बंदे के साथ अब नहीं रह सकती जो कि अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच सकता, तो वो वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी ग्रेगरी कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाना ही चाहती हो तो तुम अपने पिता के घर क्यों जा रही हो? तुम ऐसा करो, अपने दादू के घर चली जाओ, यानी कि तुम 1 मिनट यहीं पर रुको, मैं तुम्हें समझाता हूँ। और इतना बोलकर वो रसोई में जाता है। वहां से एक काफी ज्यादा एक लंबा चाकू लेकर आया और उसने सबसे पहले वो चाकू टोनी के पेट में मारा, उसके बाद उसके छाती पर मारा और सबसे आखिर में उसकी गर्दन पर। ये सब काम करने में उसने बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई। वो तो शुक्र है कि वहां पर जो उसके 2 छोटे बच्चे थे वो उस टाइम वहां से निकल लिए और वो कहीं जाकर छिप गए, नहीं तो हो सकता है ग्रेगरी उन्हें भी मार डालता। ये सारा का सारा काम करने के बाद ग्रेगरी ने अपनी वाइफ को टोनी को साइड में बैठाया और
पुलिस के पास कॉल किया और पुलिस वालों को सारा का सारा मामला बड़े ही आराम से बताया कि मैंने यहाँ पर क्या कांड रच दिया है। पुलिस वहां पर आती है और उन्हें टोनी की लाश मिलती है। पुलिस ग्रेगरी को अरेस्ट करती है और अपने साथ ले जाकर उसके ऊपर कागज कार्रवाई करती है और उन लोगों ने पाया कि जिस तरह से इसने फोन किया था ये सब मामला बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसे कोर्ट में पहुंचाया गया और वहां पर जब उससे पूछा गया कि तुमने ये सारा का सारा काम क्यों कर दिया, तो उसने कहा कि सर ये मेरी मेंटली प्रॉब्लम है और मैं खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। तो कोर्ट ने उसके सारी की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स को चेक करवाने की कोशिश की और जो रिजल्ट में सामने आया, डॉक्टर्स ने कहा कि सर ये बिल्कुल भला चंगा है, इसे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं। जिस तरह की ये बताने की कोशिश कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इस बहाने को लगाकर अपनी जान बचाना चाहता है। तो कोर्ट ने यही फैसला सुनाया कि जिस भी तरह की ये चीजें बता रहा है वो बिल्कुल झूठ हैं और इसे सजा मिलेगी। और सजा के तौर पर उसे सजा मिली और सजा के तौर पर उसे जाना पड़ा 20 से 25 साल के लिए जेल में। लेकिन जैसे ही वो जेल में गया तो उसकी मां ने तुरंत जाकर कोर्ट में ये अपील की कि हमारा जो लड़का है वो ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं कर सकता। उसके पता नहीं उस दिन क्या हो गया था और हम लोग इसे एक हादसा कह सकते हैं। और आज से पहले उसने अपने वाइफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार किया था और जिस तरह की वो बता रहा था कि उसके दिमाग में किसी तरह की और हरकतें चल रही थी, जिस तरह से उसने बताने की कोशिश की कि वो मेंटली तौर पर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो इसी कारण उसने ये हत्या कर दी। दरअसल वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का है और आज से पहले उसका ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं। लेकिन जज ने ये बात बिल्कुल मना कर दी कि किसी भी तरह का कोई भी कातिल हो अपनी जिंदगी में वो पहला कत्ल कहीं ना कहीं से तो करता ही है। तो उसकी बहन भी जाकर फिर से अपील करती है, जनाब मेरा जो भाई है उसकी मैं गारंटी लेती हूँ वो आगे से ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा। तो फिर भी कोर्ट ने उसके ऊपर कोई खास इतना ध्यान नहीं दिया। तो इसी तरह टाइम बीतता रहता है और उसे लगभग जेल में जाए हुए 16 साल हो चुके थे। अब तक उसके घर परिवार वालों की तरफ से 4 बार ये रिक्वेस्ट आ चुकी थी कि ये आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा और ऐसा कुछ करता है तो इसकी जिम्मेवारी हम लोग लेंगे। ग्रेगरी बचपन से चर्च में जाया करता था। उस चर्च के फादर भी वहां अर्जी डालने के लिए आए कि ये काफी ज्यादा शांत किस्म का बंदा है और जब से आप लोग देख सकते हैं कि जेल में गया है इसने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की। उस टाइम का समय ही कुछ ऐसा था कि इसके हाथ से ये कांड हो गया। हम लोग आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग प्लीज इसे छोड़ दीजिए और ये बाहर आकर ऐसी कोई भी हरकत दोबारा नहीं करेगा। उन्होंने स्पेशल तौर पर एक पूरा का पूरा लेटर बनाकर जज साहब के सामने पेश किया और बताने की कोशिश की कि ये कितना ज्यादा मासूम किस्म का व्यक्ति है और इससे जो कुछ भी वो हरकत हुई थी वो इसकी नासमझी में हुई। तो प्लीज आप इसे माफ कर दीजिए और आगे की जितनी भी गारंटी है वो हम लेते हैं। ये बाहर आकर कोई भी ऐसी काम नहीं करेगा। अभी उसे लगभग जेल में रहते हुए 16 साल बीत चुके थे और 16 सालों में उसने कोई भी ऐसी हरकत नहीं की जिससे जज भी ये बात कह सके कि इसे बाहर नहीं आने देना चाहिए। तो जज ने कहा कि कोई बात नहीं, इतने सारे इसके गारंटर आए हुए हैं और वो सारे के सारे बोल रहे हैं कि ये वो सिर्फ और सिर्फ एक हादसा था तो हो सकता है, तो कोई बात नहीं, हम लोग इसे पैरोल पर बाहर भेजते हैं। बाहर जाकर अगर इसने किसी तरह की कोई भी हरकत की तो फिर से उठाकर जेल में डाल देंगे। तो उन्होंने इसी तरह कहकर उसे छोड़ दिया। ग्रेगरी बाहर आता है और बाहर आकर सभी के सभी अपने घर वालों से मिलता है, अपनी माँ से मिलता है, अपनी बहन से मिलता है और उसके बाद उस पादरी से भी मिलने के लिए जाता है कि फादर आपने बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बाहर निकलवाने में मदद की। और वहीं पर जब वो प्रे के लिए सुबह सुबह चर्च जाया करता था और अक्सर पादरी से मिलने के लिए उसके घर पर भी जाया करता था, तो वहीं पर मौजूद पादरी की जो छोटी बेटी थी उससे उसे प्यार हो गया और उसका नाम था फेथ हैरिस। उसके आज से पहले 2 बच्चे थे और इसी तरह उसकी शादी हो चुकी थी पहले तो, लेकिन उसने वहां से तलाक दे दिया और उसके बाद इसी तरह अपने पिता के घर पर अब वो रहा करती थी। और जब ग्रेगरी वहां पर जाने लगा तो उन दोनों के बीच प्यार होने लगा और फेथ हैरिस को भी ये सारा का सारा मामला पता था कि ये बंदा आज से पहले भी इस तरह एक क्राइम के चलते जेल में गया हुआ है, तो भी उसने उससे प्यार करना शुरू किया। जैसे ही उसके बच्चों को इस बारे में पता चला तो वो अभी तो ज्यादा बड़े नहीं थे, जबकि अपनी टीनेज में ही थे, तो उन्होंने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की कि किस तरह का ये बंदा है और क्या पता इसका फिर से दिमाग घूम जाए तो हो सकता है ये हमारे पूरे के पूरे परिवार को ही निपटा दे। तो आपको किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए और इस बंदे से आप थोड़ा दूर रहिए, पता नहीं ये बाहर आकर बदला भी है या नहीं।
तो उसकी माँ ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमें हर एक व्यक्ति को थोड़ा बदलने का मौका देना चाहिए। हो सकता है उस टाइम वो हादसा इसके साथ हो गया हो, लेकिन आज की अगर बात देखी जाए तो ये बिल्कुल बदल चुका है और पिछले 16 सालों से ये जेल में था और वहां पर भी इसने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की। तो उसके बच्चों ने भी कहा कि ओके मॉम, जैसे आपकी इच्छा। ग्रेगरी 2008 में पैरोल पर बाहर आया था और जब पुलिस को पता चला कि ये बाहर जाकर बिल्कुल एक फैमिली सेट करने पर तुला हुआ है और सारा कुछ बड़े ही मजे से चल रहा है, तो उन्होंने पैरोल को पूरी तरह से जमानत में बदल दिया और कहा कि तुम्हें अब वापस जेल आने की कोई जरूरत नहीं और तुम अपनी जिंदगी बाहर बिता सकते हो। ग्रेगरी भी फैथ हैरिस के साथ शादी कर लेता है और उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने लगता है। उन दोनों के घर पर कुछ ही दिनों बाद 2 लड़कियां भी हुई जिनका नाम उन लोगों ने कैली और कोय रखा। वो दोनों ही काफी ज्यादा क्यूट थी। अब की बार अगर ग्रेगरी को देखा जाए तो वो अपने परिवार पर पूरा ध्यान दे रहा था। सारा का सारा मामला सेट था, फैथ से भी वो काफी ज्यादा प्यार कर रहा था, लेकिन ये प्यार 2013 आते आते खत्म होने लगा और अब वो फैथ के ऊपर भी हाथ उठाने लगा। फैथ ने अपने पिता को बताया कि ये बंदा इस तरह मेरे साथ करता है, तो फैथ के पिता ने भी यही कहा, यानी कि उन फादर ने जिन्होंने ग्रेगरी को बाहर निकलवाने में काफी ज्यादा उसकी मदद की थी, तो उन्होंने भी फैथ को ही समझाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने परिवार पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, अब ये बदल चुका है। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन 2014 आते आते ये मामला और ज्यादा बिगड़ने लगा। तो फैथ ने ग्रेगरी से कहा कि अब मैं और ज्यादा टाइम तुम्हारे साथ नहीं बिता सकती और अब हमारे बीच कुछ ज्यादा ही लड़ाई बढ़ने लगी है, तो मैं अब वापस अपने पिता के घर पर जाना चाहती हूँ और हम लोग टाइम रहते अगर डिवोर्स ले लेते हैं तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ग्रेगरी ने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया कि मैं किसी भी तरह से तुम्हारे साथ डिवोर्स नहीं ले सकता और हमें अपनी फैमिली पर थोड़ा ध्यान देना होगा। फैथ ने ये बात कही कि कोई बात नहीं, तुम फैमिली पर ध्यान देना चाहते हो, मैं भी देना चाहती हूँ, लेकिन ये रोजाना की चिक चिक जो तुम हर रोज मुझे पीटते हो, ये सारा का सारा मामला मेरे दिमाग से बाहर है। और उन दोनों ने बैठकर ये डिसाइड किया कि हम लोग अपना पूरा का पूरा टाइम एक दूसरे को देंगे, किसी तरह की माराछेड़ी नहीं होगी और डिवोर्स की बात तो कैंसिल ही हो गई। लेकिन अगस्त 2016 आते आते सारा का सारा मामला फिर से बदलने लगा और वही रोजाना की चिक चिक, रोजाना की रोजाना मारना पीटना और उसे गाली गलौज करना, ये सारी की सारी चीजें ग्रेगरी के लिए नॉर्मल होती जा रही थी। तो 21 सितंबर 2016 के दिन फिर से फैथ ने कहा कि अब हमें फिर से अलग हो जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा बर्ताव दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है और फिर से तुम मेरे ऊपर मारने पीटने लगे हो और अब हमारा रिश्ता और आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अब की बार ग्रेगरी को हद से ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने बिल्कुल अपना वही वाला रंग दिखाना शुरू किया कि मैं अब तुम्हारा कोई ना कोई पक्का इंतजाम कर देता हूँ। तो ग्रेगरी ने अपनी दोनों छोटी बेटियों को उठाया और वहीं पर अपनी कार में ले जाकर बैठा दिया, जिसके बाद गाड़ी के सारे शीशे बंद कर दिए, सारी खिड़कियां बंद कर दी और वहीं से एक CO2 सिलेंडर की भी जो आग बुझाने वाली अपनी CO2 गैस होती है उसकी पाइप गाड़ी में छोड़ दी और उसके बाद उस सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो सारी की सारी उस गाड़ी में छोड़ दी, वो सारी की सारी उस गाड़ी में डाल दी। उसके अंदर वो दोनों की दोनों बच्ची बिना ऑक्सीजन के कारण वहां जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फैल गई तो उनका दम घुटने लगा और देखते ही देखते कुछ ही देर बाद वो मारी गई। उन दोनों के मरने के तुरंत बाद उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और उन दोनों लड़कियों को उठाकर अपने घर के अंदर ले जाकर बेड पर लिटा दिया। वो दोनों मर चुकी थी और ये सारी की सारी चीजें वो फैथ को भी दिखा रहा था। फैथ अब कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसने फैथ के मुंह को बांध दिया था, दोनों को दोनों हाथों को पीछे बांध दिया था और उसके दोनों पैरों को बांधकर वहीं साइड में लिटा रखा था। वो चीख नहीं रही थी, चिल्ला भी नहीं पा रही थी, तो उसने उसके सिर के बालों को पकड़ा और अपने बेसमेंट में लेकर गया और वहां पर ले जाकर कहा कि 2 को तो मैंने निपटा दिया है और अब बारी है, पहले भी तुम्हारे 2 बच्चे हैं ना, अब उन्हें बुलाता हूँ। और उन दोनों को भी जब उसने बुला लिया बहला फुसलाकर, तो उन दोनों ने पाया कि उनकी माँ सामने बड़े ही भयंकर तरीके से बंधी हुई है और उनका जो ये स्टेप फादर है वो उन्हें भी मारने की तैयारी कर रहा है। ये सारा का सारा मामला जब तक वो लोग अच्छे से समझ पाते तब तक उन दोनों के भी हाथ बांध दिए गए थे और उन्हें घुटने के बल नीचे बैठा दिया गया था। ये सारी की सारी चीजें देखकर फैथ काफी ज्यादा घबरा गई और उसने चिल्लाने की कोशिश की, तो ग्रेगरी को
फैत पर ही गुस्सा आया और उसने एक चाकू उठाया और उसके कान से लेकर उसके मुंह तक का जबड़े को बड़े ही भयंकर तरीके से काट दिया। फैत अभी भी लगातार रो रही थी और उससे भीख मांग रही थी कि मुझे अपने बच्चों के साथ अकेला छोड़ दो और हमें यहाँ से जाने दो। तो ग्रेगरी ने कहा कि अच्छा तुम यहाँ से जाना चाहती हो, और इतनी बात बोलकर उसके पैरों पर गोलियां चला दी। फैत कुछ कर नहीं पा रही थी और वो सिर्फ और सिर्फ वहां जमीन पर पड़कर अपने बच्चों का बुरा हाल देख रही थी। तभी ग्रेगरी दूसरी तरफ जाता है और उनके जो बच्चे अभी भी नीचे जमीन पर बैठे हैं, हाथ पैर उनके बांध रखे हैं, तो उनके सिर पर बंदूक रखकर उन दोनों के सिरों में 3-3 गोलियां मार दी। फैत ये सारा का सारा मामला अपनी आंखों के सामने देख पा रही थी, लेकिन वो कर कुछ नहीं पाई। फैत ये सारा का सारा मामला अपनी आंखों के सामने देख रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। लेकिन फैत भी अब तक अधमरी हो चुकी थी, तो शायद ग्रेगरी के दिमाग में यही आया होगा कि ये तो पांचों के पांचों मर चुके हैं और अब मैं अकेला यहाँ पर रहकर क्या करूँगा। तो उसने तुरंत फिर से पुलिस के पास कॉल किया और उन्हें बताया कि जनाब मैंने यहाँ पर इस तरह कुछ कत्ल किए हैं, प्लीज आप लोग यहाँ पर आकर इन्हें संभाल लीजिए। वो फटाक से बाहर जाता है और जाकर गेट पर खड़ा हो गया। पुलिस आती है और पुलिस को लेकर वो सीधा जाकर सबसे पहले अपनी 2 छोटी बेटियों को दिखाता है कि ये कैली और कॉय हैं, इन्हें मैंने इस तरह मारा है, और उसके बाद उन्हें अपने नीचे बेसमेंट में लेकर गया और वहां पर दिखाया कि मैंने इन तीनों को भी निपटा रखा है। लेकिन बात खास ये थी कि अभी तक फैत जिंदा थी। पुलिस वालों ने तुरंत फैत को हॉस्पिटल पहुंचाया और वहां पर ठीक करने की कोशिश की। फैत कुछ ही दिनों बाद ठीक हो गई और उसने कोर्ट में आकर ये बात कही कि जिस व्यक्ति से मैंने शादी की थी वो इंसान नहीं जबकि जानवर है और वो कभी नहीं सुधर सकता। मैंने इसे दूसरा मौका देने की कोशिश की थी, लेकिन ये इसके लायक नहीं था। फैत का पिता भी यही कहता है कि मैंने इसके साथ अपनी जिंदगी के काफी सारे दिन बिताए थे और मुझे नहीं पता था कि ये सुधरने वाले लोगों में से नहीं है और इस व्यक्ति को तो जेल से निकालना ही नहीं चाहिए। कोर्ट ने उनके सारे के सारे बयानों को सुना, समझा और आखिरी में यही डिसीजन निकाला, इसे जेल से बाहर नहीं निकालना चाहिए था और अब की अगर बात की जाए तो इसे 45 से लेकर 100 साल तक की सजा दी जाती है। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या इस तरह किसी को दूसरा मौका देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए? वैसे सुधरने का मौका हर एक को मिलता है, लेकिन इन जैसे लोगों का क्या किया जाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट तस्मिया ईसा को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।